रोहान भी वापस कमरे आया और गुस्से से उसने कमरे का हश्र नश्र कर दिया था। समझती क्या है ये बहनें, शर्मिंदा होने की बजाय यूं रिटाई से जवाब देती हैं, छोड़ूंगा नहीं इन्हें मैं, वो मरर में देखते हुए बोला और फिर बाल मठियों में जकड़े उसने व्हीलचेयर को जोर से घुमाया तो वो साइड पे उलट गई और जिस टांग का मसला उसी साइड पे वो उलट गया था तो उसे अपने पूरे वजूद में दर्द और तकलीफ महसूस हुई। इसने खुद को हिलाने की कोशिश की तो वो अपना वजूद हिला तक नहीं पाया। बेबसी के एहसास से इसकी आँखें भीगने लगी। रोहान, हाविया पुकारती हुई पास आई और उसे बामशक्ल संभालती बेड पे लाकर लिटाटे पीछे हटने ही लगी थी कि उसका पाँव फिसला और वो इसके सीने पे गिरी तो दर्द से वो तड़प उठा। रोहान, आप ठीक है ना? वो जल्दी से पीछे हटकर इसका चेहरा थामे बेकरारी से बोली। जज, जाओ यहाँ से, रोहान दंत पे दंत जमाकर अपनी तकलीफ जब्त करते धाड़ा। मैं रोहा भाई को बलवाती हूँ, वो कहकर मरने ही लगी थी कि रोहान ने इसका बाजू थामकर उसे खींचा तो वो तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए इसके पहलू में गिरी। मेरा तमाशा बनाना चाहती हो? वो गर्दन घुमाकर चेहरे का रुख उसकी तरफ करते हुए बोला। इसमें तमाशा बनने वाली कौन सी बात है रोहान? आप उस वक्त तकलीफ में हैं और आपको किसी की ज़रूरत है। मैंने ये दिन देखे हैं और मैं आपकी बेबसी को समझ सकती हूँ, वो इसके चेहरे पे हाथ फेराते हुए तड़प कर बोली। अगर तुम मेरी बेबसी को समझती तो आज तुम दुश्मनों की टोली में शामिल न होती, वो उसका हाथ झटक कर बोला। ये आपको लगता है कि वो आपके दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है रोहान, क्योंकि रोहा भाई जितनी आपसे मोहब्बत करते हैं शायद ही इस घर में कोई और वैसी मोहब्बत करता हो। प्लीज़ अपनी बदगमानियाँ ख़त्म कर दें। ये बात आप भी जानते हैं और बाकी सब भी कि इन्होंने आपके लिए वो सब किया है जो कि नहीं करना चाहा था, उनके लिए पूरा जहान है। आप दर्द दिखता है उनकी आँखों में जब आप उनसे नफरत से बात करते हैं, हाविया ने कहा। अच्छा, हैरत है तुम्हें दूसरों की आँखों का दर्द दिखाई देता है मगर मेरा नहीं। मेरे मुताल्लिक तुमने एक बार भी नहीं सोचा हाविया कि मैं कैसे जीऊँगा और देखो मैं अपना नाकारा वजूद लेकर सिर्फ दिन गुजार रहा हूँ, जीना तो भूल ही चुका हूँ। वो हनूज़ गर्दन मोड़े उसकी तरफ देखते हुए करब से जिसकी आँख के आंसू आज भी उसे कमज़ोर कर रहे थे। आप गलत समझ रहे हैं रोहान, मैं उस वक्त बहुत मुश्किल में थी और मुझे कुछ समझ नहीं आया और फिर इसके बाद हम लोग किसी शख्स की चुंगल में फंस चुकी थी। इस कैदनुमा हवेली में हर दिन आपको याद किया मैंने। अगर अपने ये 5 साल तकलीफ में गुजारा हैं तो हमने भी बहुत तकलीफ और डर के साए तले गुजारा हैं। वो बोलते बोलते इसके सीने पे सर रखे फूट फूट कर रोती उसे बेचैन कर गई। कैद में कैसे कैद में? वो उसका चेहरा ऊपर करते हाथों के पियाले में भरकर बोला तो हाविया ने जो कुछ उसे बताया वो साकत रह गया। ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ, वो इस कद्र हठ धर्म है कि आज तक नहीं सधरी वो, जिस बहन की वजह से तुम्हारी जिंदगी एक अजाब में गुजरी तुम आज भी इसकी खुशी चाहती हो। मैं तुम्हें गलत नहीं समझता था और ना कभी समझूंगा, बस तुम्हारी बहन गलत है और तुमने इसका साथ दिया। तुम अपनी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हें आज भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, छोड़ोगी ना उसे? वो अंगूठे के पौरों से इसके आंसू साफ करते हुए बोला तो वो सर नफी में हिलाती इसे गुस्सा दिला गई।
तो जाओ फिर उसी बहन के तलवे चाटू जिसको तुम्हारी जरा बराबर परवाह नहीं। वो उसे पीछे धकेलते हुए धाड़ा तो हाविया आंसू बहाती वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद वो अपना सर पटकते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। ज़ैद की आज कोर्ट से छुट्टी थी तो वो मामूल के मुताबिक जल्दी उठ गया मगर करने के लिए कुछ ना था तो काफ़ी बनाकर वो मग थामे बाहर टेरेस पे आया तो आलियन के साथ झूले में बैठी फ़िज़ा को देखने लगा। कुछ देर के बाद आलियन ने उसे कुछ कहा तो उसने सर पे सर इस बात में हिलाया और फिर अपना दुपट्टा आंखों पे बांधती वो झूले से उठी तो आलियन ने उसे घुमाया। ज़ैद की निगाहें इसकी नागिन की तरह लहराती घटन से थोड़ा ऊपर लहराती मोटी चटी में अटक गई। कुछ देर के बाद वो फरश होकर बाहर निकला तो बरसती बारिश देखकर इसका लॉन्ग ड्राइव पे जाने को दिल चाहा तो वो छाता उठाता बाहर निकला और जैसे ही वो लॉन में आया तो सामने मंजर देखकर ठिठक गया। फ़िज़ा दोनों बाजू फैलाए आंखें बंद किए बारिश में खड़ी गोल गोल घूम रही थी। इसका सीने पे फैला दुपट्टा इसके भीगे बदन को ढंपे था और पानी की बूंदें इसके सफ़ेद रंग पे किसी डायमंड की मानिंद चमक रही थीं। इसके कदम पोर्च की बजाय उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो जैसे ही पास गया तो वो घूमते इससे टकराती लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि ज़ैद ने उसका हाथ थाम लिया। वो आंखें बंद किए एक तरफ को ढलकी मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बड़ाती ज़ैद को मुस्कुराने पे मजबूर कर गई। ज़ैद ने इसे खींचकर सीधा किया तो वो इसके कंधे से आ लगी। फिर इसने आहिस्ता से आंखें खोली और फराज की आंखों में हैरत और कुछ पल के बाद नागवारी भरे तासुरात उभर आए। वो एक झटके से इससे दूर होकर अपना हाथ दुपट्टे से साफ करने लगी। कैसी हैं आप? वो इसकी एक एक हरकत को देखकर सब अगनूर करते हुए बोला। क्यों बताए आपको, आप मेरे लगते किया ही और वैसे भी मैं झूठे लोगों से बात नहीं करती। वो मुंह बनाकर बोली और फिर इसकी साइड से होकर भागती हुई वहां से निकल गई। ज़ैद सर झटक कर बाहर जाने की बजाय अंदर वापस आकर लाउंज में बैठ गया। कुछ देर के बाद फ़िज़ा कपड़े चेंज करके बाहर आई और सुगरी शाह के पास बैठकर उनके साथ ड्रामा देखने लगी। आंटी जी एक बात करनी थी, वो सुगरी शाह से बोली तो ज़ैद बज़ाहिर मोबाइल पे लगा था मगर इसके कान उसी तरफ लगे थे। जी बेटा बोलो, सुगरी शाह ने कहा। आपने उनकी शादी क्यों नहीं की? वो ज़ैद की तरफ इशारा करते हुए बोली तो ज़ैद के चेहरे पे पथरीले तासुरात उभर आए और सुगरी शाह जर्द रंग से उसे देखने लगी। तुम इस घर में मेहमान हो तो मेहमान बन कर रहो, आइंदा से मेरी जिंदगी के मुताल्लिक कोई सवाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेज़ को ठोकर मारते हुए धाड़ा तो फ़िज़ा का रंग जर्द पड़ गया और वो खौफज़दा होकर रोने लग गई। वो गुस्से से उठकर अपने कमरे में आ गया। कितनी देर वो बैठा अपने गुस्से को कंट्रोल करता रहा और फिर जब गुस्सा ठंडा हुआ तो दो हेज़ल गिरे आंसू भरी आंखें बेचैन कर गई। औफ़फ़ ज़ैद, इस बेचारी ने एक सादा सा सवाल ही किया था और तुमने इस कद्र बुरा बेहियो किया। वो खुद को मलामत करने लगा। फिर वो अपने कमरे से निकलकर उसे ढूंढता आलियन के कमरे में आया तो वो घुटने जमीन पे टिके आलियन को बुलाकर का घर बनाकर दे रही थी।
मुझसे ये नहीं हो रहा आली, वो झला कर बोलती अपने खले बालों का जोड़ा बनाने लगी। मैं कोशिश करूं, जैद ने पास जाकर बैठते हुए कहा तो वो हड़बड़ा कर उठने लगी मगर अपने ही दुपट्टे में उलझकर गिरने ही लगी थी कि जैद के कंधों को पकड़कर उसने खुद को बचाया और जोड़े में मुक़ीद बाल किसी आबिशार की तरह बिखर कर इन्हें ढांप गए।